हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजेश कुमार राय, शासकीय महामाया महाविद्यालय रतनपुर से। आज हम बीएससी प्रथम वर्ष जंतु विज्ञान विषय के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र के यूनिट नंबर 3 में उल्लेखित चैप्टर नंबर 3 ओबेलिया के मेडुसा का विकास एवं उसकी संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। ओबेलिया के मेडुसा के विकास की पूरी प्रक्रिया को हम 5 अवस्थाओं में अध्ययन करेंगे। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ मेडुसा, तीसरा स्ट्रक्चर ऑफ मेडुसा, चौथा सिग्निफिकेंस ऑफ मेडुसा और पांचवा निष्कर्ष। इंट्रोडक्शन में हम यह जानना चाहते हैं कि हम इस ओबेलिया के मेडुसा के विकास का अध्ययन हम क्यों करना चाहते हैं। तो इस अध्ययन को करने के लिए हमारे पास 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला, ये जो ओबेलिया की कॉलोनी है, ये इनका बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ग्रेड की होती है, अर्थात यही टिश्यू के माध्यम से इसमें समस्त जैविक प्रक्रियाएं पूर्ण होंगी। इसके अलावा यही टिश्यू इनके रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल को पूर्ण करने में सहायता देती हैं। इसके अलावा इस ओबेलिया की कॉलोनी में 2 प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। एक लोअर एनिमल में पाया जाने वाला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा हायर एनिमल में पाया जाने वाला सेक्सुअल प्रकार का रिप्रोडक्शन। इस प्रकार ओबेलिया में एसेक्सुअल और सेक्सुअल अवस्था इसमें रिप्रोडक्शन में विकास की प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इस ओबेलिया मेडुसा में विकास का अध्ययन करना हमें आवश्यक होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि ओबेलिया में मेडुसा का विकास कहाँ पर होता है। तो ओबेलिया में मेडुसा के विकास का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हमें ओबेलिया कॉलोनी की बाहरी संरचना का अध्ययन करना जरूरी होगा। ओबेलिया की बाहरी संरचना को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला हाइड्रोराइजा, दूसरा हाइड्रोकॉलस और तीसरा ज़ोइड्स। इस ओबेलिया की कॉलोनी में सबसे नीचे की तरफ कुछ ब्रांच्ड ट्यूबुलर संरचनाएं पाई जाती हैं। इन ब्रांच्ड ट्यूबुलर संरचनाओं को हाइड्रोराइजा कहते हैं। इस हाइड्रोराइजा से कुछ सीधी शाखाएं निकलती हैं। इन सीधी शाखाओं को हम हाइड्रोकॉलस कहते हैं। हाइड्रोकॉलस के दोनों किनारे पर पतली पतली लेटरल ब्रांचेस पाई जाती हैं और इन ब्रांचेस के सबसे टिप में या लास्ट में 2 प्रकार के फोनल लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इन फोनल लाइक स्ट्रक्चर को ज़ोइड्स कहते हैं। इन ज़ोइड्स में वह ज़ोइड जिनके अंतिम सिरे पर पतले पतले टेंटिकल्स पाए जाती हैं, इन ज़ोइड को हम हाइड्रेंथ कहते हैं। और दूसरा ज़ोइड जिसमें कि टेंटिकल्स नहीं पाई जाती हैं, इस प्रकार के ज़ोइड को हम ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं। जब तक ओबेलिया की कॉलोनी में केवल 2 प्रकार के ज़ोइड्स होंगे, इस कॉलोनी को हम डाइमॉर्फिक कॉलोनी कहते हैं। इन ज़ोइड में मेडुसा का विकास केवल ब्लास्टोस्टाइल में होता है। इसलिए अब ब्लास्टोस्टाइल का संरचना का अध्ययन करना हमें जरूरी होगा। ये जो ब्लास्टोस्टाइल है, ये ब्लास्टोस्टाइल नीचे की तरफ एक आधार से जुड़ा होता है। इस आधार को हम स्टॉक कहते हैं। ब्लास्टोस्टाइल की बाहरी स्तर जो कि डेड कोशिकाओं के या मृत कोशिकाओं की बनी होती है, इस स्तर को पेरीसार्क कहते हैं। यही पेरीसार्क जगह जगह पर अंदर की ओर धंसकर कुछ रिंग के समान संरचनाएं बनाती है। इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम पेरीसार्कल एनुलाई कहते हैं। और इस पेरीसार्क के लेयर के अंदर में एक दूसरा स्तर होता है। ये दूसरे स्तर को हम सीनोसार्क कहते हैं। यही सीनोसार्क वास्तव में जीवित स्तर होता है। इसलिए इसी सीनोसार्क की कोशिकाओं में एसेक्सुअल बडिंग की प्रक्रिया के द्वारा इसमें मेडुसा का विकास होगा।
और ब्लास्टोस्टाइल की जो बाहरी जो सतह होती है, उस बाहरी जो कवरिंग है, उस कवरिंग को हम गोनोथीका कहते हैं। अब पूरी ब्लास्टोस्टाइल के ऊपर एक छोटा सा एपर्चर पाया जाता है, उस एपर्चर को हम गोनोपोर कहते हैं। जब ब्लास्टोस्टाइल में मेडुसा का विकास पूर्ण हो जाता है, तो उस पूर्ण विकसित मेडुसा युक्त ब्लास्टोस्टाइल को ब्लास्टोस्टाइल न कहकर गोनेंजियम कहते हैं। अब जो मेडुसा का जो विकास है, वो विकास कब होता है और कैसे होता है, इसको बताने के लिए हम यह बताते हैं कि ओवेलिया में मेडुसा का विकास जो होता है एक निश्चित सीजन में होता है, और यह निश्चित समय होता है वसंत ऋतु या स्प्रिंग का सीजन या अर्ली गर्मी की अवस्थाएं। और इस गर्मी की प्रारंभिक अवस्था में इसमें जो ब्लास्टोस्टाइल की जो सीनोसार की कोशिकाएं हैं, यही कोशिकाएं एसेक्सुअल बडिंग के द्वारा मेडुसा का विकास करती हैं। मेडुसा के विकास की पूरी प्रक्रिया को हम 6 अवस्थाओं में पुनः विभाजित कर सकते हैं। इसमें से जो सीनोसार की पहली अवस्था में सीनोसार की जो स्तर होती है, वो सीनोसार की स्तर पुनः 2 उप स्तरों में विभाजित होती हैं। पहला एपिडर्मिस और दूसरा अंदर की ओर स्थित डर्मिस। विकास की प्रक्रिया में एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों की कोशिकाएं एक साथ मिलती है और एक साथ मिलकर एक छोटा सा उभार बनाती है। इस छोटे से उभार को प्रोट्यूबरेंस कहते हैं। प्रोट्यूबरेंस बाद में और विकसित होता है और विकसित होकर एक बल्ब के समान संरचना बनाता है। इस बल्ब के समान संरचना को हम वेसिकल कहते हैं। इस वेसिकल के बाहरी जो स्तर होता है, उस स्तर को हम कहते हैं आउटर एपिडर्मिस। आउटर एपिडर्मिस की कोशिकाएं बार बार विभाजित होती हैं और विभाजित होकर 2 स्तर का निर्माण करती है, एक बाहरी आउटर एपिडर्मिस और दूसरा आंतरिक इनर एपिडर्मिस। इनर एपिडर्मिस बनने के बाद आउटर एपिडर्मिस में कोई विकास की प्रक्रिया नहीं होती है, जबकि इनर एपिडर्मिस की कोशिकाएं बार बार विभाजित होती हैं और बार बार विभाजित होकर एक नई लेयर का निर्माण कर देती हैं, जिसे हम कहते हैं इनर मोस्ट एपिडर्मिस। विकास की अगली प्रक्रिया में इनर एपिडर्मिस और इनर मोस्ट एपिडर्मिस के बीचों बीच एक छोटा सा एपर्चर बन जाता है। इस एपर्चर को हम बेल रूडिमेंट कहते हैं। विकास की 5वीं अवस्था में बेल रूडिमेंट के बीच की जो कोशिकाएं हैं, ये बीच की कोशिकाएं बाहर की ओर विकसित होना प्रारंभ होती है, बाहर की ओर बढ़ना प्रारंभ करती हैं और इसके दोनों किनारे की ओर कोशिकाएं अंदर की ओर धंसना प्रारंभ होती है। और जब बीच की कोशिकाएं बार बार डिवाइड होकर आगे की ओर निकलती हैं, तो आगे की ओर निकलकर एक नुकीला उभार बनाती है। इस नुकीले उभार को हाइपोस्टोम कहते हैं और हाइपोस्टोम के अंतिम सिरे पर एक छिद्र बन जाता है, जिसे हम माउथ कहते हैं। माउथ के दोनों किनारे पर कुछ संकुचनशील ट्यूबुलर संरचनाएं विकसित होती हैं, जिसे हम टेंटकिल कहते हैं। टेंटकिल के बेस में एक छोटा उभार पाया जाता है, इस उभार को हम वीलम कहते हैं। ये जो पूरा जो विकासशील जो मेडुसा है, एक आधारी पोर्शन से सीनोसार के स्तर से जुड़ा होता है, जिसे हम स्टॉक कहते हैं। इस प्रकार सीनोसार की लेयर की कोशिकाएं विभाजित होकर एक फनल लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं। इस फनल लाइक स्ट्रक्चर को हम मेडुसा कहते हैं। ये जो बना हुआ जो मेडुसा है, यह मेडुसा कुछ समय के बाद स्टॉक के भाग से टूट जाता है और टूटकर गोनेंजियम की कैविटी में आ जाता है और कैविटी में आने के बाद वहाँ से गोनोपोर के द्वारा ये गोनेंजियम से बाहर पानी में आ जाता है। अब ये जो
गोनेंजियम से बाहर निकला हुआ मेडूसा है, उस मेडूसा का यदि हम स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में इसकी शेप देखेंगे। तो इसकी शेप गोलाकार होती है और प्लेट के समान या सॉसर शेप्ड की होती है। इसकी साइज 7 मिलीमीटर इसका डायमीटर होता है। इसके बाद इस मेडूसा का यदि अपन डिटेल स्ट्रक्चर हम देखना चाहें तो ये डिटेल स्ट्रक्चर 3 भागों में डिवाइड होती हैं। पहला साइड व्यू, दूसरा वेंट्रल व्यू, तीसरा टेंटकिल की संख्या। साइड व्यू में जब हम इस मेडूसा को देखते हैं तो साइड व्यू से देखने पर ये उल्टी घंटी के समान ये संरचना होती है। इस घंटी के समान संरचना में ऊपर की ओर का जो डॉर्सल सरफेस है, जिसे हम एक्स अम्ब्रेलर सरफेस कहते हैं, ये कॉन्वेक्स होता है, जबकि निचला सतह जिसे हम सब अम्ब्रेलर सरफेस कहते हैं, ये कॉनकेव होता है। इस मेडूसा की लोअर सरफेस से जब हम इसकी संरचना का अध्ययन करते हैं तो वेंट्रल सरफेस के बीचों बीच एक चौकोन एपर्चर पाया जाता है। इस चौकोन एपर्चर को माउथ कहते हैं। ये माउथ आगे की ओर एक पतले ट्यूबुलर संरचना से जुड़ा होता है। इस ट्यूबुलर संरचना को हाइपोस्टोम कहते हैं। हाइपोस्टोम आगे एक चौकोन चैम्बर से जुड़ा होता है। इस चौकोन चैम्बर को स्टमक कहते हैं और इस स्टमक के चारों किनारे पर पतली पतली ट्यूब्स निकली होती हैं। इन पतले पतले ट्यूब्स को रेडियल कैनाल कहते हैं। यह रेडियल कैनाल मेडूसा के मार्जिनल सरफेस पर जाकर एक रिंग ट्यूब की सहायता से आपस में जुड़ी होती हैं। इस कैनाल को हम रिंग कैनाल कहते हैं। इस प्रकार माउथ से और रिंग कैनाल के बीच की संरचनाएं आपस में मिलकर एक सिस्टम का निर्माण कर लेती हैं। इस सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। जब मेडूसा सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है तो सेक्सुअली मैच्योर होने के बाद इसमें जो रेडियल कैनाल की कोशिकाएं विकसित होकर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं। इस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को गोनड्स कहते हैं। पूरी मेडूसा के चारों तरफ पतले पतले संकुचनशील संरचनाएं निकली होती हैं। इन संकुचनशील संरचनाओं को टेंटकिल्स कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इस मेडूसा में टेंटकिल की संख्या कितनी होती है। तो टेंटकिल की संख्या को हम इस सिंपल चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। इनमें हर एक रेडियल कैनाल के सामने सामने एक एक टेंटकिल निकली होती हैं, जिसे हम पर रेडियल टेंटकिल कहते हैं। पर रेडियल टेंटकिल की संख्या 4 होती है। 2 पर रेडियल टेंटकिल के बीचों बीच एक एक टेंटकिल और होगी, जिसे हम इंटर रेडियल टेंटकिल कहते हैं। और हर एक पर रेडियल टेंटकिल और इंटर रेडियल टेंटकिल के बीच बीच एक एक और टेंटकिल होती हैं, जिसे हम एड रेडियल टेंटकिल कहते हैं। एड रेडियल टेंटकिल की संख्या 8 होती है। इस प्रकार ओबेलिया की मेडूसा की प्रारंभिक अवस्थाओं में कुल 16 टेंटकिल प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जैसे ही यह मेडूसा सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, अर्थात इसमें गोनड का विकास हो जाता है, तो गोनड बनने के बाद इसमें 16 अतिरिक्त टेंटकिल विकसित हो जाती हैं, जिसे हम सब रेडियल टेंटकिल कहते हैं। इस प्रकार एडल्ट अवस्था में कुल 32 टेंटकिल विकसित हो जाती हैं। इस टेंटकिल की संख्या को हम सामान्य इस चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि टेंटकिल की संरचना कैसे होती है। तो टेंटकिल की संरचना का अध्ययन करने के लिए हम एक सिंपल फिगर में अध्ययन कर सकते हैं। इस टेंटकिल के बीचों बीच एक सेंट्रल पोर्शन होता है, जिसे अपन कॉन्ट्रैक्टाइल या सेंट्रल एक्सिस कहते हैं। ये सेंट्रल एक्सिस संकुचनशील होता है।
इस टेंटकिल के नीचे की तरफ एक चौड़ा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम टेंटाकुलर बल्ब कहते हैं। जो सेंट्रल एक्सिस संकुचनशील सेंट्रल एक्सिस होती है, इसमें छोटी छोटी विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं को निमेटोसिस्ट कोशिकाएं कहते हैं। और जो 8 एड रेडियल टेंटकिल हैं, उनमें टेंटाकुलर बल्ब के बीचों बीच एक संवेदी संरचना पाई जाती है जिसे हम स्टेटोसिस्ट कहते हैं। स्टेटोसिस्ट केवल 8 एड रेडियल टेंटकिल में ही प्रेजेंट होती हैं। शेष टेंटकिल में ये स्टेटोसिस्ट एब्सेंट होती हैं। ये जो मेडूसा है, चूंकि इस मेडूसा में एक इपीडर्मिस कोशिकाओं का बना हुआ एक सेल्फ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम वीलम कहते हैं। तो चूंकि इस मेडूसा में वीलम प्रेजेंट है, तो इस प्रकार के मेडूसा को हम क्रेस्पीडोट प्रकार का मेडूसा कहते हैं। अब यह मेडूसा का महत्व क्या है? ओबेलिया के जीवन चक्र में इस मेडूसा का क्या महत्व है? ओबेलिया मेडूसा जो है, ये मेडूसा ओबेलिया के जीवन चक्र को पूर्ण करने में सहायक होता है। इसके अलावा ये मेडूसा इसकी जैविक क्रियाओं को पूर्ण करने में भी सहायक होता है। इसके बाद इस मेडूसा के बॉडी में छोटे छोटे मसल सेल्स पाए जाते हैं। ये मसल सेल इस मेडूसा के मूवमेंट में और लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। ये मेडूसा पानी में एक विशेष प्रकार से तैरती है। इस तैरने को हम हाइड्रोप्रोपल्सन की प्रक्रिया कहते हैं। मेडूसा के किनारे की ओर जो टेंटकिल्स निकली होती हैं, वो टेंटकिल में छोटी छोटी निमेटोसिस्ट कोशिकाएं होती हैं। ये निमेटोसिस्ट कोशिकाएं इसको सुरक्षा देती हैं और साथ ही साथ इस मेडूसा के भोजन ग्रहण करने में या न्यूट्रिशन में हेल्प करती हैं। हर एक जो 8 एड रेडियल टेंटकिल हैं, उसके बेस में टेंटाकुलर बल्ब में स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। ये स्टेटोसिस्ट इसका बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। इसके अलावा इसमें 2 नर्व पाए जाते हैं। ये नर्व एक जो होगा वीलम के ऊपर स्थित होता है जिसे हम एक्स अम्ब्रेलर नर्व रिंग कहते हैं, और दूसरा नर्व रिंग जो वीलम के नीचे होता है, इसे हम सब अम्ब्रेलर नर्व रिंग कहते हैं। ये नर्व रिंग इसके बैलेंसिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा ये इसमें सेक्स सेल्स पाई जाती हैं। ये जो सेक्स सेल्स हैं, ये सेक्स सेल्स माउथ के इंटरस्टिशियल सेल से विकसित होती हैं। विकसित होने के बाद ये इंटरस्टिशियल सेल्स हाइपोस्टोम में आ जाती हैं। हाइपोस्टोम से ये गलेट के माध्यम से सीधे गोनड में आकर स्थित हो जाती हैं। गोनड में आने के बाद इस इंटरस्टिशियल सेल्स में मैचुरेशन डिवीज़न होता है, और मैचुरेशन डिवीज़न के बाद ये इंटरस्टिशियल कोशिकाएं गैमीट में बदल जाती हैं। रिप्रोडक्शन के आधार पे ये जो मेडूसा होता है, ये डायोसियस अर्थात यूनिसेक्सुअल होता है। निष्कर्ष में हम ये बता सकते हैं कि ओबेलिया कॉलोनी का जो प्रारंभिक अवस्था है स्टेशनरी अवस्था होता है, जबकि मेडूसाइड अवस्था फ्री लिविंग अवस्था होता है। यह जीव जगत में स्टेशनरी अवस्था से फ्री लिविंग अवस्था में विकास की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ ये मेडूसा चूंकि फ्री लिविंग होता है, इसलिए यह ओबेलिया के फैलाव में या डिस्पर्सन में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये ओबेलिया का मेडूसा ओबेलिया कॉलोनी के जीवन चक्र और मेटाजेनेसिस की प्रक्रिया को पूर्ण करने में भी सहायक होता है। मेटाजेनेसिस जीव जगत में होने वाली एक अद्वितीय या रेयर केस है, जो कि केवल कुछ ही एनिमल में पाया जाता है, और ये मेटाजेनेसिस एक नई प्रकार की प्रक्रिया होती है। आज के अध्ययन में केवल इतना ही। इस प्रकार यह अध्ययन आज का पूर्ण होता है। थैंक यू।